नाज़रीन, रुपया पैसा में आपको खुश आमदीद कहते हैं। मैं हूं अली नासिर। आज जिस मौजू के ऊपर हम बात करेंगे वो है IMF और हुकूमत की पॉलिसियाँ। क्रिस्टियन लगार्ड साहिबा ने जो है बहुत तारीफ़ की पाकिस्तान की माशी इस्लाहात की, और जैसे उन्होंने पहले माजी में भी कहा था कि पाकिस्तान की मईशत फलेगी फूलेगी, फिर उसके बाद पाकिस्तान की मईशत के साथ इसहाक डार साहब के दौर में जो हुआ वो आप जानते हैं। लेकिन एक अच्छी चीज़ है कि इमरान खान साहब ने ख़ुद जाके मुतासिर किया क्रिस्टियन लगार्ड साहिबा को, क्योंकि बुनियादी तौर पर हमारी इकनॉमिक टीम अहल है ही नहीं कि वो किसी भी बैन अल-अक़वामी सतह के मीटिंग में जाकर पाकिस्तान की सही से नुमाइंदगी कर सके। मैं सलाम पेश करता हूँ इमरान खान साहब को यहाँ पर, क्योंकि उन्होंने ये जुरत दिखाई और जुरतमंदाना अंदाज में जाकर ख़ुद बरह रास्त पाकिस्तान के मुफादात की बात की। क्योंकि मैं जैसे हमेशा ये कहता हूँ कि इमरान खान की खुद की नीयत बहुत अच्छी है, वो कोशिश काविश भी कर रहा है, मौरूसी सियासत के ख़िलाफ़ है, लेकिन उसकी टीम बहुत कमज़ोर है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रिवायती सियासतदान इमरान खान को कामयाब होने से रोकते हैं, तो अच्छी बात है कि ही इज़ टेकिंग थिंग्स इन हिज ओन हैंड्स। फिर दूसरी बात यह है कि अब IMF की शराइत, अब IMF की कुछ शराइत इस नौयत की हैं कि वो शायद गालिबन ये चाहेंगे कि और मज़ीद रेशनलाइज हों गैस टैरिफ और इलेक्ट्रिसिटी टैरिफ, क्योंकि उनकी पब्लिक ने तो नहीं करना ना। क्रिस्टियन लगार्ड ने तो गीज़र नहीं जलाना, ना ही उन्होंने चूल्हा जलाना है, उनकी ये टेंशन है नहीं, और उन्होंने वोट लेके आना नहीं है। वोट लेना है इमरान खान ने, वोट लेना है उनकी सियासी जमात ने। इमरान खान साहब समझ बूझ के साथ अगर ये फैसला करें तो अच्छा रहेगा। बिल्कुल इमरान खान साहब किसी की बातों में नहीं आना। आज यकीन करें बहुत सारे लोगों ने मुझे इसरार किया, भाई पिछले काफ़ी दिनों से आप लगे हुए तनकीद किए जा रहे हो, आज इमरान खान के हक में मुकदमा जो है वो आप लड़ें, तो एक वकील के तौर पर, एंकर के तौर पर आप सामने लाएं बातों को और हकायक को सामने पेश करें, खालिसतन तनकीद नहीं करें। ठीक है जी, अगर हमने 200 दिन उनके ऊपर तनकीद की है तो फिर एक दिन हम उनके हक में भी बात करेंगे। यहाँ पर मैं मेहमानों की जानिब जाऊँ, बड़े अहम मेहमान मेरे साथ शामिल गुफ्तगू हैं। जैसा इख्तियार बेग साहब सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हैं FPCCI के, और मजीद भी कोशिश करेंगे और दीगर मेहमानों को शामिल करें गुफ्तगू में। लेकिन यहाँ पर मैं आपको एक गुफ्तगू सुनाऊंगा, एक तकरीर सुनाऊंगा, एक दावा बताऊंगा जो कि इमरान खान साहब ने माजी में किया था। इसे सुन लें, इसे तनकीद बिल्कुल ना समझें, खाली जो है वो याद माजी बड़ी ज़रूरी होती है कभी कभार। जी सुनाइए, क्या कहा था इमरान खान साहब ने। मैं आपको एक बात बता दूं, ये कभी उम्मीद ना रखना कि अगर इमरान खान का आपका प्राइम मिनिस्टर हो तो भागा फिरे दुनिया में पैसे मांगते हुए, मैं खुदकुशी कर दूंगा बजाय पैसे मांग। और मुझे यकीन है कि इमरान खान साहब अपनी बात से नहीं फिरेंगे। लोग उन्हें बार बार यू टर्न का इल्ज़ाम देते हैं, लेकिन वो यू टर्न जो लेते हैं वो अवाम के मुल्क के मुफादात में लेते हैं। मेरे साथ मेहमान मौजूद हैं मिर्ज़ा इख्तियार बेग साहब। बात यह है कि लोग अब मुझे ये कह रहे हैं कि जनाब वाला इमरान खान साहब की अपनी टीम बहुत ही ज़्यादा नाअहल है, उनका दिफा सही से नहीं कर पा रही, और मीडिया में भी अगर उनके ऊपर खालिसतन तनकीद होगी उनकी नीयत साफ़ होने के बावजूद तो ये गलत होगा। एक दिन उनका मुकदमा भी लड़ा जाए, उनके हक़ में मुकदमा लड़ा जाए। आप अपनी राय में आज़ाद हैं। मुझे ये बताएं कि अभी जो इमरान खान साहब ने पॉलिसी अपनाई है, ख़ुद जा के ममालिक से इमदाद भी ला रहे हैं, मुल्क के लिए सरमाया भी ला रहे हैं, और IMF के साथ नेगोशिएशन भी कर रहे हैं, ये तो एक मुस्बत इक़दाम है मेरे ख्याल से। मैं समझता हूँ कि कल की उन्होंने UAE में जो तकरीर की थी उसका एक एक लफ्ज़ इतना जामे और इतना अच्छा था कि मैं बहुत मुतासिर हुआ हूँ। उन्होंने पाकिस्तान का केस और पाकिस्तान की बेहतरीन अंदाज में मार्केटिंग की है, पैकेजिंग एंड मार्केटिंग करके जैसे पेश किया है, हमारा इससे अच्छा कोई नहीं कर सकता। तो हालांकि मेरा PTI से कोई ताल्लुक़ नहीं है, लेकिन फैक्ट रमेन फैक्ट कि कल उन्होंने पाकिस्तान की जो प्रेजेंटेशन दी, मार्केटिंग दी, वो बेस्ट पॉसिबल तरीके। जहाँ तक सवाल है उनकी मीटिंग तक क्रिस्टियन लगार्ड के साथ, मैंने बहुत पहले आपके प्रोग्राम में भी और अपने मुख्तलिफ TV इंटरव्यूज़ और कॉलम्स में बतलाया था कि IMF के पास जाना हमारा नागरीज है, वो जाना हमें पड़ेगा। उसकी दो वजूहात हैं। एक तो IMF के ग्रीन चिट मिलने के बाद जब IMF हमको लोन के लिए अप्रूव कर देता प्रोग्राम, तो हमें ग्रीन सिग्नल मिल जाता है वर्ल्ड बैंक के लिए, IFC के लिए, एशियन डेवलपमेंट बैंक के लिए। नहीं तो हमारा ये बैंकों से भी इमदाद, फाइनेंशियल असिस्टेंस बंद हो जाता है। दूसरी चीज़ है हमारी क्रेडिट रेटिंग। आज जो हमें स्टॉक जो है ऊपर जाके नहीं दे रहा, जाता और धड़ से गिरता है, जाता और धड़ से गिरता है, वो IMF के प्रोग्राम से मुंसलिक है। क्योंकि IMF का प्रोग्राम वो तमाम चीज़ों को, जहाँ लग्जरीज होती हैं, जहाँ सब्सिडीज़ होती हैं, वो कैप करता है, वो उसको
कंटेन कर देता है। लिहाजा IMF पे प्रोग्राम में जाने का माने ये भी है कि हमने रिफॉर्म्स पे एग्री करा है और वो तमाम लग्जरीज जो अयाशियाँ हैं वो हम बंद कर देंगे, हमें उन्हें करंट अकाउंट पे टारगेट देना है। इसकी शुरुआत जो है हाँ। वो इमरान खान साहब की काबीना से करते हैं। जितने उनके काबीना के मेंबरान हैं उनकी इंपोर्टेड गाड़ियां जो हैं वो फौरन हुकूमत जो है वो किसी तरह से ले ले और उनको अच्छी उसके एवज कीमत दे दें। और अब से जो है उनके जितने मेंबरान हैं पार्लियामेंट के, उनके बच्चे सरकारी स्कूलों में पढ़ेंगे, सरकारी अस्पतालों में ट्रीटमेंट लेंगे। एक अच्छा इकदाम हो जाए। देखो मिर्जा साहब, मैं एक बात कर रहा हूँ, देखिए यू आर बिजनेसमैन। बात यह कि शुरुआत हमेशा अपनी ज़ात से होती है। इमरान खान अपनी औलाद को तो यहाँ पाकिस्तान नहीं लाया ना, ये काबीना, ये पार्लियामान, उनकी पार्टी के लोग ये उसकी नुमाइंदगी कर रहे हैं। तो इस वक्त उनके ऊपर सबसे पहले कदगन पाबंदी लगनी चाहिए। उनके फॉरेन टूर सारे बंद हो जाने चाहिए। जितनों के बच्चे बाहर पढ़ रहे हैं उनको वापस बुला लें। जितनों के बच्चे जो हैं बाहर यूनिवर्सिटियों में पढ़ रहे हैं, पाकिस्तान की यूनिवर्सिटियों में और बिलखुसूस पब्लिक यूनिवर्सिटियों में आके पढ़ें। इमरान खान साहब 2 दिन के अंदर निज़ाम ठीक ना हो तो अकबर मेरा नाम, अली नासिर मेरा नाम नहीं है, माजरत। बात यह है कि ये इन चीज़ों के ऊपर तवज्जो देनी है। माजरत में थोड़ा शरारती हूँ, लेकिन बात यह है कि मैं अपनी शरारत ऐसी करता हूँ जो मुल्क के मुफाद में हो। तो ये मेरे ख्याल एक सादगी। देखिए ये प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन करें इन बातों का जब करेंगे, अगर वो यकीनन उनके हुकूमत के लिए सर, वो हार्ली डेविडसन की रेसें लगा रहे हैं इनके वजीर मुशीर, तो सादगी हम कहां से करेंगे? एक बड़ा पॉजिटिव मैसेज जाएगा। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि कल इमरान साहब ने जो तकरीर में पाकिस्तान का केस पेश किया और IMF से जो मीटिंग हुई है जिसमें उन्होंने इकनॉमिक रिफॉर्म्स की बात करी है और कहा कि मुल्क के लिए नौकरीज ज़रूरी है, और क्रिस्टियन लगार्ड ने भी ये कहा है। एक बात में मुझे सिर्फ दीजिएगा, मैं बतलाना चाहता हूँ। मेरी क्रिस्टियन लगार्ड से आखिरी वक्त में जब इसाक डार साहब थे, इस्लामाबाद में मीटिंग हुई थी जी, और साथ में गवर्नर स्टेट बैंक भी थे, बत्रा साहब और इसाक डार साहब भी थे। उस वक्त क्रिस्टियन लगार्ड ने कहा था, डॉक्टर बेग, आई एम ओनली वरीड कि 2018 में आपका आउटफ्ले बहुत ज़्यादा है, आउटले जो होता है वो बहुत ज़्यादा है, यानी बैलेंस ऑफ पेमेंट के लिए, आपकी तिजारती खसारे को मीट करने के लिए और करंट अकाउंट डेफिसिट करके यहाँ पर मुझे बाहर जाएगा। ये बड़ी आम बात है। मुझे छोटी सी ब्रेक लेनी है, इस बात को करेंगे, इस बात को हम मुकम्मल करते हैं। मुझे एक छोटी सी ब्रेक लेनी है। ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो अपनी गुफ्तगू को जारी रखेंगे और एहसन इकबाल साहब के हालिया बयान का भी जवाब दिया जाएगा। लेट्स टेक अ शॉर्ट ब्रेक। नाजरीन, वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। गुफ्तगू हमारी जारी थी। ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे कि जनाब इमरान खान साहब का माशी मुकदमा कोई सही से लड़ नहीं पा रहा। बात यह है कि जो पिछली हुकूमत ने जो काम किए उसका जवाब कोई भी नहीं दे रहा। अब इसके बारे में हम थोड़ी सी बात करेंगे। एहसन इकबाल साहब भी अगले दिन TV पे आ रहे थे। अफसोस की बात यह है कि डॉक्टर मशहूर गुलाटी, आई मीन अल मारूफ, जनाब गलत ना समझ लीजिएगा थोड़ा, वो जब भी डॉक्टर फ़ारूक सलीम की याद आती है मुझे पड़ोसी मुल्क के डॉक्टर मशहूर गुलाटी याद आ जाते हैं, कभी यहाँ कभी वहाँ। और फिर अभी इन्होंने शायद कोई डॉक्टर खाकान कोई नए लिख रखे हैं। और फवाद साहब को तो आपको पता ही है, मईशत के बारे में काफ़ी मालूमात हैं। तो खैर मैं किसी पर तनकीद नहीं करता, लेकिन बात यह है कि पिछली हुकूमत ने जो कुछ किया है उसको भी ज़रा बताएं थोड़ा सा। एहसन इकबाल साहब बोल रहे दूध शहद की नहरें बहती थी, ऐसी की तैसी हो गई पाकिस्तान की मईशत की। हमारे साथ जनाब मौजूद हैं अब आसिफ इनाम साहब, वाइस चेयरमैन एप्टमा। और जनाब आसिफ इनाम साहब, अब बात यह है कि मैंने ये देखा अगले दिन, ये एक तो IMF के प्रोग्राम के लिए निगोशिएट बेचारा इमरान खान अकेले भागते फिर रहा है। एक खिलाड़ी जो है वो 20 खिलाड़ियों के खिलाफ, 21 खिलाड़ियों के खिलाफ खेल रहा है। 10 अपनी टीम के वो भी उसके खिलाफ खेल रहे हैं, 11 मुखालिफ टीम के वो भी उसके खिलाफ खेल रहे हैं। लेकिन बात यह है कि पिछली हुकूमत ने कौन सी को अचीवमेंट करके दिखा दी। भाई ये जो बोल रहे हैं बार बार आके कि जी इन्होंने ऐसा कर दिया वैसा कर दिया, आप मुझे बताएं एक इंडस्ट्रियल मेगा यूनिट इन्होंने लगाया कि अपने दौर के अंदर, आप मुझे बताएं कितनी एक्सपेंशन हुई है टेक्सटाइल के अंदर नून लीग के दौर के अंदर? जरा क्लियर तो हो ना तस्वीर। अभी आके तनकीदें कर रहे हैं एहसन इकबाल साहब और तमाम लोग। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब जब ये इक़्तिदार में आए नहीं थे, इन्होंने एक मैनिफेस्टो दिया था पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का, जिसमें इन्होंने दावा किया था कि हम 100 बिलियन की एक्सपोर्ट करेंगे। उस वक्त पाकिस्तान की एक्सपोर्ट $25 बिलियन थी। तो जब ये गए हैं तो वो 25 बिलियन की गिर के 20 हो गई, 100 की तो बात ही छोड़ दें। तो अगर ये अचीवमेंट है, ये दूध शहद की नहरें हैं, तो इससे तो वो बेहतर था कि 25 की 25 ही रहती। वो तो कह रहे हैं हमारे दौर में तवानाई बहरान खत्म हो गया था,
ये सब जो है इमरान खान कर रहा है, हमने तो लोड शेडिंग खत्म कर दी, कौम से अंधेरों को दूर कर दिया। सर इसके अंदर आपको बड़ा मिस एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज जो जितना पिछले दौर में हुआ है वो कभी भी नहीं हुआ। आपने इंडस्ट्री की गैस छीन के डोमेस्टिक को दे दी। तकरीबन जो सुई नॉर्दर्न की सप्लाई है वो 1800 है और उसने 3600 के कनेक्शन बांट दिए हैं MMFD के। तो ये बहरान उसी दौर में क्रिएट हुआ है और तमाम एक मिस एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज हो गई कि इंडस्ट्री की गैसें छीन के आपने गांव को दे दी। तो इसके बाद मुल्क तबाह नहीं होगा तो क्या होगा? आपने क्या लोगों को बताया था कि ये जो हम आपको गैस दे रहे हैं इसके बदले मुल्क की जो है वो सनत बैठ जाएगी, एक्सपोर्ट बैठ जाएगी और कोई 300-400 का डॉलर हो जाएगा अगर ये हमारी रविश बरकरार रही। दूसरे अगर ख़जाने भरे हुए थे हमारे तो DLTL के कोई हमारे ड्यूज़ क्लियर नहीं हुए। हमारे जो टफ स्कीम के वो 7 साल से पैसे बाकी हैं, तो वो सब क्यों नहीं क्लियर हुए अगर खजाना भरा हुआ था? तो बड़ी अहम बात आपने की। अच्छा, यहाँ पर थोड़ी सी निशानदेही कर दें इस प्रॉब्लम की, ये गैस लोड शेडिंग का मसला क्यों पेश आ रहा है और उसकी शिकायत क्यों हो रही? फिर मैंने गैस लोड शेडिंग का मसला इसलिए पेश आ रहा है कि बेदरेक जून के अंदर निस्बतन गैस की डिमांड कम होती है, तो अब मार्च से लेकर जून जुलाई तक धड़ाधड़ कनेक्शन जो है वो डोमेस्टिक दिए गए और उसकी वजह से उनको पता था कि सर्दियों में बुरान आना है। तो ये भी बाय डिजाइन किया गया था, ये भी इट्स लुक्स लाइक दैट, बाय डिजाइन, बाय इग्नोरेंस, जो भी कह लें आप, ताकि मौजूदा हुकूमत जो है सैबोटाज की जा सके। ये बाय डिजाइन, ये आसिफ साहब का कहना है बाय डिजाइन। बेग साहब आपकी जानिब आता हूं मैं। बात यह है कि अब हमें यह अंडरस्टैंड करना है कि गैस का बहरान अभी जो शुरू हुआ है, सारी बात उसका एक सोल्यूशन तो निकलेगा। जरा सोर्स ऑफ द प्रॉब्लम भी जरा बयान कर दें। जी देखिए, मैं समझता हूँ पहले इशू तो उसका है मिसमैनेजमेंट का। मिसमैनेजमेंट का ये है कि आपने नए कनेक्शन देते चले जा रहे हैं, डोमेस्टिक की मैं बात कर रहा हूँ, और लोड दोगुना कर लिया और पीछे से आपकी सप्लाईज लाइनअप नहीं है। भाई नई गैस अगर आती हैं या तो आप RLNG का अपना गैस पाइपलाइन घरों तक पहुँचाएँ, डोमेस्टिक गैस भी RLNG की दें, तो चलो सही है, महंगी गैस जिसने इस्तेमाल करनी होगी वो करे। आपने नेचुरल गैस जो है डाइवर्ट करी। दुनिया में अगर आप कहीं पे देखें तो नासिर होता है इंडस्ट्री पहली प्रायोरिटी होती है, इंडस्ट्री के बाद रेसिडेंशियल होता है, फिर कमर्शियल होता है। हमारे यहाँ उल्टा है, हमारे यहाँ रेसिडेंशियल जो है फर्स्ट प्रायोरिटी हो गई है। दुनिया में ये कहीं नहीं होता। अच्छा, अब क्या हो रहा है, इंडस्ट्री का आपका पहिया आपका बंद हो गया, आपकी इंडस्ट्री को लोड शेडिंग है, और अब वो खुद SHGC वालों ने कहा कि 2 दिन की लोड शेडिंग का हम प्रोग्राम दे रहे हैं। पहले 1 दिन होता था। टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो कंटिन्यूस प्रोसेस है, उसमें अगर बंद होती है मशीन तो या चलते हुए रुक जाती है लोड शेडिंग वगैरह की, उसमें तो उसमें स्टार्टिंग इट अगेन हजारों मीटर जो है कपड़ा जो है वो खराब हो जाता है, उसका शेड। तो और सेल्फ जनरेशन का क्या हुआ सर? आप मैं मुझे बता दें, इस वक्त हमें 4000 MMCFT का जो है हमारी डेली की प्रोडक्शन है, खेचतान के मैक्सिमम। हमें शॉर्टफॉल है 2000 MMCFT का। अब ये 1000 MMCFT जो LNG जिसको कहते हैं इंपोर्ट कर रहे हैं, वो महंगी वाली इन्होंने वो भी डोमेस्टिक को डाइवर्ट कर रहे हैं। ये भी भाई मैं आपको एक चीज बताऊं, ये ब्रेन वॉशिंग भी इसमें मौजूदा हुकूमत का कसूर नहीं है। ये कलेक्टिव जिसे कहते हैं मिस गाइड किया गया कौम को कि गैस कुदरती गैस कभी खत्म नहीं हो सकती। पाक स्टडीज की किताब तक में लिखा हुआ था एक वक्त पर कि पाकिस्तान के गैस के वसाइल कभी खत्म नहीं होंगे। इसकी वजह से कौम को मिसगाइड किया गया। लोगों ने चूल्हे बंद करना ही छोड़ दिए कि भाई माचिस के पैसे बचा लो, हमारे पास इतनी कुदरती गैस है। ये अब तो बयान आ गया पूरे मुल्क को। जी, अब तो बयान आ गया नासिर कि ये चंद सालों में 7 या 8 साल में हमारे जो रिजर्व्स हैं वो डिप्लीट्स हो जाएंगे। सर ये इस वजह से हुआ, माजरत के साथ इसमें ताजिर सनकार भी शामिल है, वो भी ये कहते रहे पाकिस्तान कुदरती वसाइल से मालामाल है। ये गलत बयानियां दी की गई, उसकी वजह से मसला हुआ। देखिए अब हमारे सियासतदान भी शामिल है, सबने खराब किया। करना सर मैं जरा आसिफ साहब की जानिब, आप बड़ी अहम बात कर रहे हैं आसिफ साहब। अब बात ये कि मैंने एहसन इकबाल साहब की एक और बड़े मजे की बात सुनी, मतलब मैं हंस हंस के परेशान हो गया। वो कह रहे हैं कि जी इमरान खान साहब जो हैं उनकी वजह से CPEC मंसूबा जो है वो सुस्त रवि का शिकार हो गया है, और हमने तो जनाब ये कर दिया था और वो कर दिया था, और इन्होंने धरनों की वजह से, मतलब आई गॉट सो कंफ्यूज्ड। मैंने कहा भाई आप क्या बात कर रहे हो? पहले तो उन्होंने कभी कुछ कहा नहीं इसके खिलाफ, और उसके अलावा कोई ऐसा मंसूबा नहीं है जो कि डिले और रिव्यू किया जाए पाकिस्तान के इंटरेस्ट में, तो देयर इज नो हार्म। इसके बारे में भी बता दें, फिर मैं गैस पे दोबारा से आता हूँ। जी बिल्कुल।
जो प्रोजेक्ट्स हैं अगर वो टेंटेड हैं या ओपेक हैं तो उनको रिव्यू करना चाहिए, बिल्कुल करना। और दूसरे ये कि हमें एक मेगा एनर्जी प्रोग्राम की ज़रूरत है। अब आप मुझे बताएं कि जो 13 सेंट और अजीब व गरीब 60% रिटर्न के प्रोजेक्ट IPP, जब से IPP आए पाकिस्तान की तकरीबन सनत जो है वो जवाल का शिकार है, क्योंकि IPP इतना प्रॉफिट मॉपअप कर लेते हैं कि वो पाकिस्तान की इकोनॉमी को सक ड्राई कर रहे हैं। उसके बाद ले दे के इंडस्ट्री गैस पे शिफ्ट हुई। And I have heard that even if they do not produce electricity, they still get paid. जी, अब हमारी गैस अगर कटती है तो हम जाने हमारा काम जाने हमारा मुकद्दर, और अगर उनका किसी वजह से जो है वो बिजली नहीं लेंगे महंगी तो उनको फिक्स चार्ज मिलेगा। और ये तकरीबन सारे मॉडल है, और पिछले 5 साल में कोई प्रोजेक्ट मुल्क में ऐसा नहीं आया जो गवर्नमेंट गारंटीड ना हो कि जी आपके हर चीज़ के हम पैसे देंगे। तो वो प्रोजेक्ट्स नहीं है, वो इन्वेस्टमेंट नहीं है, वो बॉन्ड्स हैं, वो कर्जे हैं। जब आप गारंटीड रिटर्न कहते हैं तो वो कर्जा बन जाता है। जब आप किसी को गारंटी दे रहे हैं कि इससे कम नहीं आपको मुनाफा होगा, वो कर्जा कहलाता है, वो इन्वेस्टमेंट नहीं कहलाता। ये बड़ी अहम बात आपने की है, और यहाँ पर एक और चीज़ भी बड़ी अहम है। मैं बेग साहब आपसे पहले भी पूछता रहा हूँ, ये भाषा दासू डैम का मामला इन्होंने किया, आप मुझे बताएं अभी तक कंप्लीशन प्रोग्राम जो है वो नीलम झेलम, आप पहले भी मुझे कह रहे थे, मैंने आपको कहा था कि वो भी अहेड ऑफ शेड्यूल जो है नहीं कंप्लीट होगा, वो भी जो है वो डिले हो जाएगा प्रोजेक्ट। आपने कहा था नहीं ये लोग करेंगे। अभी हमारा जो चश्मा है वो आपने 1 2 3 4 5 के बारे में बताया था, शायद आई डोंट नो द स्टेटस राइट नाउ, ये माज़ में बात करते रहे। अभी पहले आप उसका हिसाब तो एहसन इकबाल साहब से लें, वो अभी आगे की बातें। गैस का बुरान इसलिए हो रहा है क्योंकि तवानाई की पॉलिसी सही नहीं बनाई थी उन्होंने। जी देखिए, हमारा एनर्जी मिक्स पूरे खत्ते में सबसे ज्यादा महंगा है। हम जो है फर्नेस ऑयल और नेचुरल गैस और LNG से जो बिजली पैदा कर रहे हैं वो कोई तकरीबन 67-70% है। बाकी जो सस्ते ज़राए हैं जिसमें हाइड्रो है, जिसमें न्यूक्लियर है, जिसमें कोल है, ऑल्टरनेटिव में हवा से और सोलर से बिजली पैदा करना है, वो निहायत कम है। इसकी वजह से वेटेड एवरेज हमारा बहुत महंगा है, एनर्जी मिक्स जिसको कहते हैं। अब हमने इनसे ये कहा है कि खुदा के वास्ते पे आप हाइड्रो के प्रोजेक्ट को तरजीह दें, छोटे बड़े मंसूबे जिससे बिजली नोटो नहीं ना आते होंगे, 2 रुपए फी यूनिट पैदा होती है। फर्नेस ऑयल की आज भी 18 रुपए पैदा हो रही है। कोल के प्रोजेक्ट दुनिया भी, मैं पोलैंड के एम्बेसडर आए हुए थे फेडरेशन में, वो कहते हैं हमारे यहाँ सबसे बड़ी बिजली की जो पैदावार है कोयले से है और वो सस्ती है, इंडिजिनस कोयला है, उनका अपना कोयला है। हमारे पास भी 175 आप आंत के डॉक्टर से दांत का इलाज, दांत के डॉक्टर से आंत का इलाज करवा रहे हैं। ये बड़ी अहम बात आपने की कोल वाली, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उसके लिए फंडिंग नहीं मिल रही एनवायरमेंट की वजह से। सर आई विल लाइक टू इंटरवीन इन। जी प्लीज। सर इसमें ये पोजीशन है कि जो विंड पावर है जो 13 सेंट में लगी थी वो आज 4 सेंट में लगाने को लोग तैयार हैं। और 4 सेंट में? 4 सेंट में। तो इसी तरीके से अगर हाइड्रो कोई 13 सेंट का लग जाता तो उससे भी मुल्क तबाही होना है। बात ये नहीं है कि तरीका ये है कि जो सोर्सेज यूज भी किए गए वो 2-2 3-3 गुना महंगे लगे, सही से नेगोशिएट नहीं हुए, उनकी प्राइसेस सही से नेगोशिएट। आई डोंट नो, हमें तो रिजल्ट पता है कि जी जो चीज 13 की है वो मुझे पता है कि जी इस वक्त गवर्नमेंट के पास 20 आदमी खड़े हैं कि हम 4 सेंट में देने को तैयार हैं। And you also believe, and if Imran Saab also thinks this, and if Abdul Razak Daud Saab also thinks this, that we should review. I just have to go for a break. Beg Saab, I'll be just back in a few time, and then we'll talk about it. Let's take a short break. न्यूट्रलिटी का तकाजा ये है कि अगर खिलाफ बात की, तनकीद की, तो फिर मस्बत बात करके थोड़ी बहुत हक में भी बात करनी चाहिए, क्योंकि शिकायत ये है कि मीडिया जो है वो खालिसतन तनकीद करता है। ठीक है सर, वैसे तो आपके स्पोक्समैन, स्पोक्स पर्सनस का ये काम है, लेकिन चलो मीडिया अपने कंधों पर यह जिम्मेदारी लेता है, थोड़ी बहुत आपकी जो गुफ्तगू है उसकी जो है डिफेंस करने की कोशिश करता है। जनाब मिर्ज़ा साहब, अब आप बेताब थे, बात मुकम्मल आपकी हुई नहीं थी, आप अपनी बात मुकम्मल कर लें ताकि फिर मैं आगे जो है आसिफ बात करूं। देखिए, हमारा ये जो सर्कुलर डेट है ना 1300 बिलियन तक पहुंच चुका है। इसमें जहां और मुख्तलिफ हैं, पॉलिसी में उन्होंने शुरू किया था 17% गारंटेड रिटर्न ऑन इक्विटी, जो अभी इनाम ने भी बात की, और उसके ऊपर 13 सेंट्स का टैरिफ उन्होंने विंड पावर वालों को दिया था और सोलर को इससे भी ज़्यादा दिया था।
उसके साथ साथ फिक्स चार्जेस भी थे कि अगर हम गैस नहीं आपसे बिजली नहीं लेंगे तो भी पैसे हम देंगे। आपको देंगे। ये 1300 पहुंच चुके हैं और अदायगी के लिए उनके पास पैसे नहीं है। अब उन्होंने जो नए हैं उनको उन्होंने फिक्स रिटर्न के बजाय कॉम्पिटिटिव बिडिंग का प्रोसीजर दिया। और नाज़रीन, ये ज्यादातर जो होती हैं ये सॉवरेन गारंटीज होती हैं, जिसके माने ये हैं कि आने वाली हुकूमत इनको खत्म भी नहीं कर सकती। अब कॉम्पिटिटिव बिडिंग को समझ लें जरा। कॉम्पिटिटिव बिडिंग ये है कि जिसके पास सरप्लस पावर है वो अपने लोएस्ट रेट पे हमको ऑफर करे, जो लोएस्ट होगा उस पर 50 मेगावाट या 100 मेगावाट हम ले लेंगे। वो लोग 4 और 5 सेंट्स के ऊपर ऑफर कर रहे हैं। अब आप देखें 13 सेंट्स, 12 सेंट्स, 11 सेंट्स और 4 या 5 सेंट्स, कितना फर्क है। तो वो आपको खुद पता चल जाता है। कौन भरेगा? वो पाकिस्तान की आवाम हमारे उसकी भरपाई करेगी। आसिफ इनाम साहब, अब बात यह है कि अगर सॉवरेन गारंटी दे दी गई, अग्रीमेंट अरेंजमेंट बना लिया गया, क्योंकि बैनुल अक़वामी कंपनियां तब तक आती नहीं है जब तक कि आप बाकायदा उनको एश्योरेंस न दें। तो अब ये तो इन्होंने एक तरह से हाथ बांध दिए। मौजूदा हुकूमत भी शायद उन रेट्स को जो है तब्दील ना कर पाए और जो शराइत मान ली हैं अब उनको तब्दील ना कर सके। तो इसमें कसूर मौजूदा हुकूमत का, बल्कि इमरान खान का तो नहीं होगा ना ज़ाती तौर। उसमें नंबर 1 कसूर नहीं है। दूसरे, जो अब 4 सेंट की कंपेटिटिव बिडिंग में आ रही हैं बिड्स, तो और पहले कंपेटिटिव बिड नहीं हुई, तो सबसे पहले तो वो देखा जाए ना कि पहले कंपेटिटिव बिड क्यों नहीं हुई, आखिर उसमें क्या ऐसे एलिमेंट थे कि कंपेटिटिव बिड ना हो कि वो 13 सेंट पे खुद ब खुद चले गए। तो उसको ज़रा देखेंगे तो बहुत कुछ सामने आएगा। और अगर एक इंटरनेशनल लॉ में ये प्रोविज़न है, जो अभी आपने कल देखा है कि टर्की के केस में भी पाकिस्तान का प्रिवेल किया है, कि अगर किसी प्रोजेक्ट के अंदर करप्शन साबित हो जाए तो वो कॉन्ट्रैक्ट वाइड हो जाता है, उसकी कोई हैसियत नहीं होती कानूनी। तो बहुत सारी चीज़ें, आई थिंक सो इट विल टेक टाइम, बट इन चीज़ों पे काम डेफिनेटली होना होगा अगर मुल्क को आगे बढ़ना है तो। वरना अगर ये 30-30 साल के मुआहदे हैं, ये भी नहीं, आप ये छोड़ें जो 90s के IPPs हैं उनके प्रोजेक्ट इतने फ्लॉड्स हैं, वो हम भूल चुके हैं कि जी उनको क्या रिटर्न जा रही हैं, क्या भाव में तेल जा रहा है, ये सब बेग साहब जानते हैं। पहले उनको जो है ना PPPs कहा जाता था, प्राइवेट पावर प्रोड्यूसर, लेकिन फिर PPPs गवर्नमेंट में आ गई तो इन्होंने कहा उसको IPPs बना दो। नहीं, वो PPP छोटे मेरे ख्याल में 10-20 मेगावाट के। हाँ, वो मुख्तलिफ एक मामला था। फिर उसको आपको पता होगा कि एक प्राइम मिनिस्टर का हमने नाम राजा रेंटल रख दिया, यानी रेंटल पावर प्रोजेक्ट्स की वजह से। सर, आपकी पार्टी से बिलोंग करते हैं, माजरत, मैं उनकी बड़ी इज्जत करता हूं, मैं नहीं कहता कि किसी का नाम बिगाड़ना चाहिए। राजा परवेज अशरफ साहब का जो जिस तरह नाम बिगाड़ा, उनसे तो बड़े बड़े करप्ट अब सामने मामलात आ रहे हैं। अब क्या कहें, उसमें तो शौकत तरीन साहब का भी जो बेचारों का लेना देना नहीं था उनका भी नाम डाला हुआ। तो मैं ये कहता हूँ वो कोर्ट में है, सब जुडियूस है, उसको चल के सामने आने दें। मैं जो एक बात दूसरी करना चाह रहा था वो ये कि ये जो हुकूमत पे बर्डन है, वो जो 13 सेंट्स दिए जो अभी आसिफ इनाम कर रहे, तो इसलिए दिए थे कि कॉस्ट कैलकुलेट करते हैं प्रोजेक्ट की, उस पर 70% रिटर्न करके फिर टैरिफ बनाया जाता था। कॉस्ट इतनी ज़्यादा ओवर इनवाइस करके दी जा रही थी कि आधी में वो प्लांट एंड मशीनरी लग सकता था। और उसके ऊपर मैं समझता हूँ तहकीकात होनी चाहिए। अगर एस्केलेटेड कॉस्ट है ये विंड पावर के प्रोजेक्ट्स में ख़ास तौर से या सोलर के प्रोजेक्ट में, तो मुल्क के मफद, हालांकि वो मेरे कोलीग्स, मेरे दोस्त बिजनेस कम्युनिटी के साथी होंगे, मुझे ये बात नहीं करनी चाहिए, लेकिन मुल्क का जो एक रिश्ता है और जो मुल्क ब्लीड कर रहा है, खून बह रहा है, जिसमें से 1300 रुपये 1300 अरब बिलियन के सर्कुलर डेट हो गए हैं। तो इन गलतियों, अच्छा मेरे पास वक्त कम है आसिफ इनाम साहब, नाउ इट्स टाइम, मेरे पास चंद ही सेकंड बाकी हैं। नाउ इट्स टाइम पीपल विल हैव टू कम फॉरवर्ड ऑन देयर ओन, बिकॉज द थिंग इज दैट इमरान्स टीम इज अ बिट वीक and people who want to not sympathize with a certain political party or idea but want this country to be successful, they'll have to help him out. That's the only way. क्या कहते हैं आप? सर, आई डोंट थिंक सो, द टीम इज वीक, टीम इज वेरी कॉम्पिटेंट। और जो हालात मिले, प्रॉब्लम ये होती है कि जब आपके मुल्क के हालात बहुत ख़राब हों और आपके अंदर स्ट्रेटेजिक मैनिपुलेशन हुई है, तो आप बाहर जाके दुनिया को बता भी नहीं सकते कि हमारे घर में ये करके गए। मुल्क की इज्जत का भी सवाल आ जाता है। तो बहुत सारी चीज़ें जो मुल्क की इज्जत की वजह से छुपाई जा रही हैं, वो इनकी वीकनेस के तौर पे जो है वो प्रोजेक्ट कर रहे हैं। जबकि हालात अगर ये सही मानों में बताएं तो बहुत बुरे हालात में, ये मैंने तो आपको सिर्फ एक एग्जांपल दी है, जो इवन 90s के और 2000 के IPPs हैं, उसमें भी बेतहाशा रिटर्न्स के और कई चीज़ों के। ये एक सेक्टर है, गैस एलोकेशन का मैंने आपको बताया कि जी डोमेस्टिक इंडस्ट्री का इतना बड़ा फ़र्क हो गया।
और वो तबाह हो गया तकरीबन। बांग्लादेश हमसे 1/3 गैस प्रोड्यूस करता है और तकरीबन 40 बिलियन की टेक्सटाइल एक्सपोर्ट करता है। हम उससे 3 गुना ज़्यादा गैस प्रोड्यूस करें और हम कह रहे हैं हमारे पास वसाइल नहीं है। क्या वजह है इसकी, इसके बारे में मजीद गुफ्तगू जारी रखेंगे। कोशिश हमेशा यही करते हैं नाजरीन कि हमारा प्रोग्राम एक थिंक टैंक के तौर पर प्रेजेंट किया जा सके और मुतवाजिन राय रहे, क्योंकि कहीं भी ऐसी राय जो है वो डेवलप नहीं होनी चाहिए कि हमारे अंदर किसी भी किस्म का कोई किसी की तरफ लीनिंग हो, बल्कि न्यूट्रलिटी होनी चाहिए। वेट फॉर मैसेजेस ऑन फेसबुक। यहाँ पे अली नासिर हमारी टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।